नमस्कार दोस्तों कल हमने जो पार्ट बनाया था यानी भाग नंबर 1। आज भाग नंबर 2 की बारी है। भाग नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2, जिसमें हम कल बता रहे थे कि साथियों हरियाणा में 10 लोकसभा सीट हैं। 10 लोकसभा सीटों में 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी हैवी है। हैवी का मतलब यानी कि ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रही है। उनमें से थी गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल। इसके अलावा जो 7 सीटें हैं उन पे कांग्रेस हैवी है। 6 सीटों पर 1 सीट आप है जो कि कुरुक्षेत्र से हैं। उसमें श्री इनका जो आपस में गठबंधन है यानी समर्थन है इंडिया के हिसाब से, वो आपको मिली है, जिसमें सुशील गुप्ता जी वहाँ से कांग्रेस और आपके मिले हुए मेंबर हैं। उसके साथ ही वहाँ पर इनेलो के अभय सिंह चौटाला ने अपना दावा ठोक दिया है और बीजेपी में श्री नवीन जिंदल जी को बीजेपी ने ज्वाइन करा के और उसके ऊपर वहाँ पर उसकी सीट दी गई है। पिछले इलेक्शन में भी आप लोगों ने देखा है कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनको कई आदमी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पिछले समय से ओम प्रकाश जिंदल जी, नवीन जिंदल जी, सावित्री जिंदल जी ये कांग्रेस के सदस्य थे। तो जब उस समय कहते हैं कि मनमोहन सरकार में कोयला घोटाला हुआ था, उसमें नवीन जिंदल जी को भी सम्मिलित किया जाता है बीजेपी के द्वारा। तो कहते हैं कि ये कोयला घोटाला में शामिल है। लेकिन पिछले इलेक्शन में उसको टिकट नहीं मिला। उन्होंने खुद ने इलेक्शन लड़ने से मना किया था कांग्रेस को और ना ही लड़े। लेकिन जस्ट अभी जब बीजेपी के कैंडिडेटों का ऐलान होता है उसके अंदर जस्ट उससे पहले दिन उसकी दिल्ली में ज्वाइनिंग होती है बीजेपी में और वो वॉशिंग मशीन से फ्रेश निकलता है, यानी उसके ऊपर कोई कोयला घोटाला नहीं है। ये मोदी जी की वॉशिंग मशीन कहती है या अमित शाह जी की जो वॉशिंग मशीन है उनके पास, वो साफ और सुंदर हो जाता है। यानी जैसे हम कपड़े डालते हैं जिसके ऊपर मैल होता है, मिट्टी होती है या जो भी होता है, उसको हम वॉशिंग मशीन में डाल के फ्रेश कर देते हैं। ऐसे ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास एक कोई मशीन है, जो भी घोटाला करता है उनकी मशीन में उसको निकाल देते हैं, उसका घोटाला खत्म होता है। उस पर ना कोई कार्रवाई है ना ही कोई सिस्टम है। यही चीज़ें होती आ रही हैं और होती रहेंगी क्योंकि उनके पास पावर है, पावर का इस्तेमाल करते हैं। अभी हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कि मैंने सब कुछ देखा है या सुना है, लेकिन समय के हिसाब से जो अनुमान चीज़ें हैं, राजनीति में जो भी पत्रकार साथी है या जो भी पत्रकारिता करता है या जो अनुमान लगाता है वो अनुमानित होते हैं, यानी अनुमान के तौर पर। इसमें सच्चाई नहीं होती, लेकिन आइडिया यानी जो इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं राजनीति के, वो अंदाज़ा लगाते हैं जिसको हम अनुमानित बोलते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगला नंबर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, अनुमान। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसके साथ ही वो चीज़ें थोपी गई है, यदि आप कांग्रेस में रहोगे तो आपके ऊपर ईडी छोड़ी जाएगी, और यदि ईडी से बचना है तो आप ऐसे मेंबरों को टिकट दें ताकि वो आर की तरफ जाए और बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाए। ये अनुमानित बात है, पर्सनल ऐसा व्यू है, किसी के ऊपर भी हो सकता लागू, ये बात नहीं है। और
अच्छा, हम बात कर रहे थे कि 7 सीटों की, 7 सीटों में से एक सिरसा होगी, ये एक कुरुक्षेत्र होगी जिसमें अभी बात की। उसके बाद सिरसा में आते हैं। सिरसा पे बीजेपी के कैंडिडेट अशोक तंवर जी हैं, जिन्होंने पहले कांग्रेस में थे, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, अध्यक्ष भी थे वो, उसके बाद इस्तीफा दिया, कांग्रेस को बुरा भला कहने लगे, फिर वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए, ममता बनर्जी की पार्टी में। उसके बाद उसको भी छोड़ दिया, फिर वो आप में चले गए, आपको भी छोड़ दिया, अब वो बीजेपी ज्वाइन कर ली और करनाल से उन्होंने बीजेपी के लिए टिकट भी मांग ली, मिल भी गया। करनाल से नहीं, सॉरी, सिरसा से, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने सीट मिल गया और वो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी। उसके साथ ही अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जो पत्ते बोलते हैं अपने, वो पत्ते अभी नहीं उतारे हैं। कब तक उतारेगी कांग्रेस? बहुत जल्दी कर रही है, शायद आज भी दिल्ली में मीटिंग चल रही है, लेकिन हो सकता है कल परसों में ऐलान हो जाए, टिकटों का बंटवारा हो जाए। कुछ उलझने होती हैं, क्योंकि जब किसी पार्टी के किसी सीट पर दावेदार ज़्यादा हो जाते हैं तो उनमें उलझने होती हैं। अब जैसे देखिए, कुरुक्षेत्र में दूसरा दावेदार नहीं था कोई, इसलिए उन्होंने नवीन जिंदल को दे दिया। हिसार में 3 दावेदार थे, हिसार की जो हॉट सीट मानी गई है उसमें 3 दावेदार थे। सिरसा से भी दावेदार थे 2, सुनीता दुग्गल और ये। मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं वो पढ़े लिखों को नहीं देते, वो अनपढ़ राज्य चलाना चाहते, वो उनकी सोच है। तो उसमें सुनीता दुग्गल का इन्होंने टिकट काट दिया। तो अब सिरसा पे ही फोकस है। सिरसा में क्या है, पहले इससे पहले इलेक्शन में यानी 2014 में 8 सीटें बीजेपी की और 1 सीट कांग्रेस की, 2 सीटें इनेलो की और 7 सीटें बीजेपी की आई। इनेलो से चरण सिंह रूडी, जो कि सिरसा से लोकसभा सांसद जीते थे, वो इनेलो छोड़ के कांग्रेस में आ चुके पहली बार। उसके पास कुछ परसेंट वोट तो है उसके खुद के, वो वहाँ हो गए, कांग्रेस में आ गए। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए कुमारी सैलजा ने अपनी ताल ठोक दी है कि मैं भी सिरसा से ही लड़ूंगी। तो अब देखिए, अभी कुछ बातें झूठी भी हो सकती हैं, देखो सच्चाई के साथ तिरती हैं, लेकिन सुनने में आया है कि एक साथी कह रहा था कल कि शायद अशोक तंवर का फ़ोन आया कुमारी सैलजा के पास कि बहन जी आप कहीं और से इलेक्शन लड़ लें, मेरे पीछे क्यों लगी। ऐसा ही कुछ बोलने में आया, हो सकती है झूठ है, लेकिन सुनने में आया। क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं ना कि जब कोई लीडर है, लीडर के खिलाफ बातें होती रहती हैं, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में ये चीज़ों पे फोकस होता है, चलती रहती है। अब बारी आती है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट से धर्मवीर सिंह को अपना कैंडिडेट नियुक्त किया है बीजेपी। लेकिन इससे पहले, आज से 1 साल पहले से लेके अब तक धर्मवीर सिंह ने हर बार यही बोला है कि मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मुझे लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती में वहाँ से कोई दावेदार नहीं था, इसलिए धर्मवीर सिंह को पहले 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बारी इसके लिए नियुक्त किया गया है भिवानी महेंद्रगढ़ की तरफ से। इसमें भी पेच फंसेगा। श्रुति चौधरी दावेदार है कांग्रेस की सीट पर, और जेजेपी अजय सिंह चौटाला या दिग्विजय चौटाला भी खुद बोल रहे थे
कि यदि अलायंस में यानी गठबंधन में हमें कोई सीट देती है बीजेपी तो हम भिवानी महेंद्रगढ़ की लेंगे, जिससे कि अजय सिंह चौटाला ने ये बात भी कही थी कि यदि कानूनी कोई अड़चन ना आड़ी तो मैं लोकसभा के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ से इलेक्शन लड़ूंगा, और यदि कोई अड़चन आती है तो मेरा बेटा दिग्विजय इस लोकसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ेंगे। अब वो फ्री हो गए, यानी एक तरफा सिस्टम हो गया। अब उनका किसी के साथ गठबंधन नहीं है, वो गठबंधन टूट गया है, तो हो सकता है वो खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ें। तीसरा नाम एक और है रावदान सिंह का, जो टिकट का दावेदार है और मांग भी रहा है। देखिए अब कांग्रेस किसको देती है, ये कांग्रेस के ऊपर डिपेंड है। मेन इस इलेक्शन का मेन पर्पज अब की बार क्या है, अब की बार मोदी का कोई जादू नहीं है। मोदी का 1% से 1.5% तक जादू है, उसके अलावा कोई जादू मोदी का या बीजेपी का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के ऊपर सिस्टम चलेगा। कैंडिडेट कैसा दिया है बीजेपी ने और कांग्रेस कैसा देती है। यदि कांग्रेस डम्मी सिस्टम देती है तो बीजेपी अपनी सीटों को हार नहीं पाएगी। यदि ताकतवर कद्दावर नेता हैं जो कद्दावर यानी कि पुराने मार्थी, उनको टिकट मिलती है तो मेरे हिसाब से बीजेपी के पास एक दो सीटें ही बचेंगी हरियाणा में, वो भी ना बचें शायद, क्योंकि हरियाणा में बदलाव की सबसे ताकतवर लहर है जिसका अंदाजा खट्टर को भी नहीं है। अभी बात कर दें फिर महेंद्रगढ़ भिवानी से, वहाँ से कांग्रेस का कौन दावेदार आता है वो भी चीज़ देखने में आती है। उसके बाद आती है हिसार। हिसार से श्री रणजीत सिंह चौटाला को उतारा है मैदान में बीजेपी ने। वो भी एक दिन पहले ही निर्दलीय एमएलए था रानिया से, उसका इस्तीफा दिया गया। बिजली मंत्री भी था हरियाणा गवर्नमेंट में, वो राज्य हरियाणा में बिजली मंत्री भी थे, साथ में उनका इस्तीफा दिया गया है। उसके बाद उसको बीजेपी ज्वाइनिंग किया गया है और साथ में उसी को टिकट दे दिया हिसार का। अब ये थोड़ी समझने की बात भी है इसमें क्या है कि पहले ब्रजेंद्र सिंह टिकट के दावेदार थे बीजेपी के, क्योंकि वो एक्स एमएलए और एक्स एमपी हैं, यानी यहाँ से वो दावा ठोक रहे थे। साथ में अभिमन्यु की 99% टिकट यहाँ से क्लियर हो गई थी, उसका प्रचार भी शुरू हो गया था, मैसेज भी आने शुरू हो गए थे, फ़ोन भी आने शुरू हो गए थे, यानी कि ब्रजेंद्र सिंह की वहाँ से टिकट कट जाती है और अभिमन्यु के चांस हो जाते हैं। लेकिन एन पहले दिन, टिकट मिलने से पहले दिन बीजेपी ज्वाइन कराते हैं रणजीत सिंह चौटाला को और उसको हिसार से लोकसभा सांसद के लिए उम्मीदवार तय कर देते हैं। अब हिसार में बीजेपी के 3 कैंडिडेट थे। पहला था ब्रजेंद्र सिंह, वो कांग्रेस में चले गए। दूसरे थे अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, जिसका खुद का हल्का भी पड़ता है, जैसे नारनौंद उनका खुद का घरेलू हल्का हो गया। तीसरे थे कुलदीप बिश्नोई, जिसके 2 हल्के पड़ते हैं, एकांशी और एक आदमपुर। तो कुछ सिस्टम घुमा रहा है। अब क्या है, कैप्टन अभिमन्यु को सीट ना मिलना, क्या कैप्टन अभिमन्यु के जो समर्थक हैं वो इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे? दूसरा नंबर, कुलदीप बिश्नोई के जो मेंबर हैं या जो कार्यकर्ता है, जो कहने का मतलब समर्थक है, उन्होंने तो खुल के वीडियो भी आई है और ऐलान भी किया है बीजेपी के खिलाफ का। हो सकता है कुछ बदलाव हो। अब आती है बात कांग्रेस की। ब्रजेंद्र सिंह दावेदार है, जयप्रकाश जेपी दावेदार है, उसके साथ ही चंद्रमोहन बिश्नोई भी दावेदार है। यहाँ पे कुछ गोलमोल सिस्टम होता है। गोलमोल कैसे होता है मैं बता रहा हूँ।
इसमें सबसे ताकतवर मेंबर है जो ब्रजेंद्र सिंह है, जो कांग्रेस का या चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का IAS है, दावेदार भी है और जीत के करीब भी है। इसके साथ ही JP जयप्रकाश जी हैं, वो पहले यहाँ से सांसद भी रहे हैं लोकसभा में, वीरेंद्र सिंह ने ही उनको टिकट दिलवाई थी और वो जीते थे, ये बात भी सच है। और तीसरे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई। अब ये भी यहाँ पर पेच फंसता है। क्यों फंस रहा है? चंद्रमोहन का नाम क्यों आगे आता है? क्यों? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट मिलनी चाहिए। ये भी मानने की बात है। जब वो MLA भी नहीं है, उसको लोकसभा की टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिला रहे हैं। मैंने शुरू में एक बात कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी प्रेशर है कि आप ऐसे टिकट आरती उतारिए ताकि वहाँ पे जीत बीजेपी की हो। ये भी कहीं न कहीं मायने रखता है सोचने का। देखिए, सोचने के आज़ाद हैं सभी, कोई भी सोच सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब बात आती है टिकट किसको देते हैं। एक यहाँ से अभी जो सुनैना चौटाला है इनेलो से, जिन्होंने दावा तो ठोक दिया है लेकिन डिक्लेयर नहीं हुई है, क्योंकि इनेलो भी अभी तक इंतज़ार में है कि इंडिया जो गठबंधन है उसके अंदर क्या इनेलो की ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि इससे पहले भी ये शब्द आए हैं जिसमें इनेलो को उस गठबंधन के अंदर डाल दिया गया था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा न चाहते हुए भी उसको ये कहते हैं कि हम इनेलो को नहीं लेंगे। लेकिन ये गलती कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी हानिकारक होगी हरियाणा में, ये सच्चाई है। क्योंकि जो लोग कांग्रेस को कभी उन्होंने वोट दिया ही नहीं, उन्होंने बीजेपी में गए, इनेलो जब टूटनी शुरू हुई तो बीजेपी के साथ चले गए। अब बीजेपी के खिलाफ हैं तो क्या वो कांग्रेस में जाएंगे? नहीं जाते, वो इनेलो के पास वापसी जा रहे हैं, ना कि जेजेपी के बाद वो खाली इनेलो के पास वापसी जा रहे हैं। और इसी चीज़ का एक मेन कारण है यहाँ से, यदि सुनैना चौटाला को इनेलो की तरफ से हिसार से सीट मिलती है, साथ में जेजेपी की नैना चौटाला का नाम भी आया है, यदि 3 चौटाला परिवार यहाँ से लोकसभा की सीट के लिए तैयार होते हैं तो कांग्रेस की सीट का निकलना 100% फाइनल है, और मार्जिन से, बहुत अच्छे मार्जिन से। यदि ब्रजेंद्र सिंह को ये टिकट मिलता है तो ब्रजेंद्र सिंह पिछले मार्जिन से भी ऊपर जाएंगे, जो उन्होंने बीजेपी के अंदर रहते हुए जो मार्जिन लिया था दुष्यंत चौटाला के खिलाफ, उससे भी अधिक वोटों से यहाँ जीत हासिल करते हैं। अब आती है बात जयप्रकाश उर्फ जेपी की। जेपी टक्कर देंगे, लेकिन जीत में हल्का फुल्का ही फर्क रहेगा। अच्छे व्यक्ति हैं जेपी जयप्रकाश जी, लेकिन इतनी बढ़िया, क्योंकि उनके पास हल्का नहीं है, ये चीज़ें बड़ी समझने लायक हैं। अब हल्के की बात भी अगले चैप्टर में करेंगे हम, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम कोई वीडियो बनाते हैं, वो शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के बाद कुछ लोग पसंद भी नहीं करते। दोस्तों, ये भी 20 मिनट की हो गई, तो इसमें एक सोनीपत का नाम आया है। सोनीपत में एक करनाल का है, करनाल का तो पहले आ लिया, तो एक दूसरा अपना करनाल से सोनीपत का नाम हो गया,
कुरुक्षेत्र का हो गया। तो ये 2-3 सीटें बच गई, ये कल वाले ब्लॉग में आप सभी को मैं सुनाऊंगा और समझाऊंगा। इसके साथ ही हम इसकी तह तक जाएंगे हल्के वाइज, और बहुत कुछ अनुमानित सुनाएंगे आप सभी को। आप सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि राजनीति की बारीकी में जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और मेरी राजनीति, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको मेरे द्वारा भेजी हुई हर वीडियो का जो भी सिस्टम है वो आपके स्क्रीन पर आता रहे और आप लोग उसको देखते रहें। अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बुरी लगे तब भी बताना, क्योंकि हो सकता है ऐसा नहीं कि इंसान सभी चीज़ों का ज्ञाता है, ज्ञान अधूरा होता है हर आदमी का, लेकिन जो जिस चीज़ की लगन करता है उसको ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। जैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि सारा ज्ञान मिलता रहे और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी राजनीति मास्टर महेंद्र पुनिया के साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ। धन्यवाद सभी का।